गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इससे पहले मानव में परिवहन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। हमने इससे पहले पादपों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब है भोजन का निर्माण। किसमें? पादपों में। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। ये होता कैसे है? पादप क्या करते हैं? वायुमंडल से क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जड़ों के थ्रू क्या करते हैं? वाटर को ग्रहण करते हैं। और इसमें क्या होता है? इनमें अपना क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन बना पाते हैं। अब देखने वाली बात है कि इन्हें क्या कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण कर रहे हैं। किसके थ्रू करें? पत्तियों के थ्रू ग्रहण करते हैं, जहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। और जड़ों से, जो मिट्टी के आसपास वाले एरिया होते हैं, यानी जड़ों के थ्रू ये क्या करते हैं? पानी और अन्य खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं और इससे मिलके क्या बनाते हैं? ये भोजन बनाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण। अब ये भोजन बनाने के लिए इन्हें कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। अब जहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि आप ये वाला पौधा देख रहे हो, जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे कच्ची सामग्री के, यानी कि जहाँ पे यहाँ जैसे पत्तियों में क्या बनता है? भोजन का निर्माण बनता है। और यहाँ तक हमें क्या होता है? कच्ची सामग्री पहुँचानी होता है। और जहाँ पे इनका एरिया कम होता है, जैसे इस प्लांट में एरिया, यहीं पे इन्होंने क्या करा? वाटर का अवशोषण करा, यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और थोड़ी सी यहीं पे क्या बन गया? भोजन बन गया। यानी इनको कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को परिवहन करने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ी। यानी कि जहाँ पे दूरी कम होती है, वहां पे जो कच्ची सामग्री का परिवहन हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? विसरण विधि द्वारा होता है। यानी कि जब क्या होती है? पौधे में दूरी कम होती, कम दूरी में जो कच्ची सामग्री है उसका परिवहन कैसे हो जाता है? विसरण विधि द्वारा हो जाता है। कच्ची सामग्री का परिवहन किस विधि द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि द्वारा हो जाता है। कच्ची सामग्री, जैसे कच्ची सामग्री हो गया आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और कुछ अन्य खनिज तत्व, तो क्या हो गई? इसकी कच्ची सामग्री हो गई। विसरण विधि का मतलब है, विसरण विधि का मतलब है कि क्या होता है? जहां अधिक से कम की ओर विसरण होना। आप विसरण समझ चुके हैं। मतलब उच्च दर से कोई भी पदार्थ है, जब उसकी सांद्रता ज्यादा होती है, उससे निम्न सांद्रता की ओर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विसरण। जैसे कि हम कहीं पे पानी गिराते हैं तो किस ओर जाता है? जहाँ ढलान होती है, जहाँ पानी नहीं है। यानी ये नहीं होता है कि अधिक पानी की ओर वो जाएगा, तो इसे कहते हैं विसरण। तो मतलब जब दूरी कम होती है तब तो क्या है? विसरण विधि द्वारा, मतलब यहाँ पे पानी कम है, थोड़ा थोड़ा खिसक के वहां तक पहुंच जाता है जहाँ पे भोजन। लेकिन जैसे इसमें है कि जब दूरी बढ़ जाती है तो विसरण द्वारा अगर वो जा तो सकता है, जाएगा तो क्या होगा? उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उतनी देर में क्या प्लांट सूख के मर चुका होगा। तो इसलिए क्या होता है? जब क्या हो जाती है? दूसरी कंडीशन क्या होती? दूरी अधिक होती है। जब दूरी अधिक होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पौधा होता है उसके पास क्या होता है? परिवहन तंत्र होते हैं। परिवहन तंत्र होते हैं। और पौधे के पास दो प्रकार के परिवहन तंत्र होता है, जिसमें एक होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम। आज हम जाइलम और फ्लोएम समझते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा है जो परिवहन, पौधे के पास परिवहन तंत्र है वो क्या है? परिवहन तंत्र। दो प्रकार का परिवहन तंत्र है, जिसमें से एक है आपका क्या? जाइलम। जाइलम। और दूसरा है आपके पास फ्लोएम। फ्लोएम। जाइलम जो करता है, जड़ से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है और उसे यहाँ से क्या होता है? पत्तियों तक पहुंच जाता है, जहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और ये क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। जाइलम क्या करता है? जल एवं खनिज तत्वों का परिवहन कहाँ से करता है? जड़ से नीचे से ऊपर की ओर कर रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में करता है। यानी कि जाइलम में जो परिवहन होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी से जड़ से कहाँ हो रहा है? पत्तियों की ओर हो रहा है। जड़ से पत्तियों की ओर हो रहा है, यानी कि एक ही दिशा में, एक दिशीय परिवहन। इनमें एक दिशीय
दिशीय परिवहन पाया जाता है। जाइलम में किस प्रकार का परिवहन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। एक दिशीय परिवहन पाया जाता है। किसका परिवहन होता है? जल एवं खनिज तत्वों का परिवहन होता है। कौन सी डायरेक्शन होता है? जड़ से पत्तियों की ओर होता है। उसके बाद जब पत्तियों में भोजन बन जाता है तो उस भोजन को पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाना होता है, ताकि क्या होता है, पौधे के अलग अलग भागों में कोशिकाओं का निर्माण हो सके, उनकी मरम्मत हो सके। भोजन पत्तियों में बनता है और उस दिशा में जाता है जहाँ पे भोजन का क्या होता है? स्टोरेज होता है, जहाँ पे भोजन का संग्रह होता है, जैसे जड़ों में और आपके फल में। इसीलिए तो हम उन एरिया को खाते हैं। किसी चीज़ की हम जड़ खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का बीज खाते हैं, क्योंकि उन एरिया में भोजन ज़्यादा मात्रा में प्लांट क्या करते हैं? स्टोरेज होते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। यानी फ्लोएम क्या करता है? भोजन या आप इसे कहते हैं ग्लूकोज का परिवहन करता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, कहाँ कर रहा है? पत्तियों से जड़ की ओर कर। कहाँ करता है? पत्तियों से जड़ की ओर करता है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु में क्या होता है? पत्तियों पे नई नई कॉम्पलें आती हैं, और पत्तियों में जब नई नई कॉम्पलें आती हैं तो उस समय क्या होता है कि पत्तियों को या नई कॉम्पलों को क्या होता है? ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो उस समय सिचुएशन कुछ उल्टी। बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंत में क्या होता है? जड़ से जो होता है परिवहन वो कलियों की ओर होने लगता है, कलियों की ओर होने लगता है। तो आप देखें एक बार तो क्या हो रहा है? पत्तियों से जड़ की ओर ऊपर जहाँ स्टोरेज हो जाता है भोजन का, और स्टोरेज को तो जड़ को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है नहीं। बसंत ऋतु में वैसे ही मॉइस्चर बहुत ज़्यादा क्या होता है? पानी का भी अवशोषण करने की जरूरत होती नहीं उसे। तो और प्लांट की जो ऊपरी हिस्सा है, जहाँ कलियाँ निकल रही होती है, वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या होता है? बसंत में वो जड़ों से ऊपर की ओर परिवहन होना लगता है। इसलिए कहा जाता है जो फ्लोएम होता है इसमें द्विदिशीय परिवहन होता है। परिवहन, ये क्वेश्चन जो है कि जाइलम में किस दिशा में होता है, फ्लोएम में किस दिशा? क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि फ्लोएम किसका करता है, जाइलम किसका। ये बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया है। अब इतना लोअर क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा डीप आने लग गए हैं। तो आजकल जो ट्रेंड है ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम पढ़ चुके हैं। जाइलम जैसे आप देखते हैं फ्लोएम के बारे में, जैसे आप देखते हैं कि पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब पत्तियां झड़ने लगते हैं तो उससे पहले क्या होती है? वो अपने अंदर का जो खनिज तत्व होते हैं पौधे के दूसरे भागों को दे देती है। अपने अंदर का सारा खनिज तत्व, अब पत्तियां यहाँ हो सकता है कि नीचे किसी को दे, या हो सकता है कि इस वाली पत्ती ने इस ऊपर वाले तने को अपने भोज्य पदार्थ को दे दिया हो, अपने खनिज तत्वों को दे दिया। तो इस तरह से भी हम क्या समझ सकते हैं कि पौधे में फ्लोएम कैसे काम करता है? बाई डायरेक्शनल काम करता है। और जाइलम कैसे करता है? यूनी डायरेक्शनल काम करता है। तो ये तो बात हो गई है जाइलम और फ्लोएम किस तरह से काम करते हैं। अब हमने पढ़ा कि जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। यानी हमें पता है पौधे में जल और भोज्य पदार्थ, दो जल या खनिज तत्व समझ लो, दो मेन इंग्रेडिएंट हैं जिनका क्या होता है? पौधे में परिवहन होता है। तो हम एक एक को समझते हैं। पहले समझते हैं जल का परिवहन। जल का परिवहन होता कैसे? एक तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा जल का परिवहन कैसे होता है? जाइलम द्वारा होता है ना? जाइलम द्वारा, जाइलम की वहिकाओं द्वारा होता है। वहिनिकाओं मतलब एक, जैसे हमारे घरों में क्या लगे होते हैं? नल लगे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वैसे जाइलम में क्या होता है? उसमें 4 तरह की कोशिकाएं हैं। एक कोशिकाएं उनमें होती हैं नलिकाएं। इस चैप्टर में आगे जब प्लांट पढ़ोगे आप, तो प्लांट में आपको डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे। अभी इतना समझ लीजिए बस। मतलब जैसे जाइलम है तो जाइलम में इस तरह से एक ट्यूब लाइक संरचना होती है, फिर यहाँ जाके बढ़ जाएगी, फिर आगे जाके। तो इस तरह से इसमें क्या एक पाइपलाइन जैसे लगाया होता है, जो कि जल और खनिज तत्वों का ऊपर की ओर परिवहन करता है। दूसरा जो होता है जल के परिवहन में सहायक फैक्टर होता है, वो होता है इसका मूल दाब। मूल दाब का मतलब ये है कि मूल यानी जड़, दाब मैंने जड़ों द्वारा लगाया गया दाब। किस पे लगाएंगे? जल पे लगाएंगे। यानी कि जैसे कि ये प्लांट ने अपने आसपास के जल या क्या कुछ दूसरे खनिज तत्व जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हुआ, इन सब का अवशोषण करा। अब इसने अपने आसपास, इसके आसपास क्या है? मिट्टी है। इसने मिट्टी से जड़ों के द्वारा अवशोषण करा, और यहाँ से क्या बन? जाइलम है। जाइलम में दिया, जाइलम ने इसको ऊपर की ओर पहुंचा दिया।
अब क्या करेगा ये फिर से क्या करता है, जाइलम तक पहुंचा, फिर से क्या करेगा ये अवशोषण करता है। तो जो पहले का अवशोषित मटेरियल था, जो पहले का मतलब यहाँ पे पानी था, ये क्या करता है, नया जो अवशोषित पानी था इसे ऊपर की ओर धकेलना शुरू करता है। ऊपर की ओर धकेलना शुरू, नीचे से उस पर एक दबाव पड़ता है जिससे कि पानी होता है थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू करता है। तो इसे कहा जाता है मूल दाब। यानी कि जल के परिवहन में दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, मूल दाब है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ ले कि जड़ें अवशोषित करती कैसे है, मतलब जड़ जो होते हैं इसका अवशोषण का तरीका क्या, अवशोषण का तरीका क्या है। यानी कि जैसे जड़ है ना, जड़ अपने मिट्टी के आसपास से क्या करता है, जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करा, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे अवशोषण करा, फिर इसे ऊपर पहुंचा देते हैं। अब क्या होता है, ये वाला एरिया फिर से खत्म हो जाता है, फिर से कम हो जाता है। और इसके आसपास के एरिया में क्या होता है, खनिज तत्व होते हैं, तो खनिज तत्व यहाँ से विसरण द्वारा फिर से ऊपर चल जाता है। यानी कैसे करता है, सांद्रता में अंतर के कारण। यहाँ पे सांद्रता कम है, यहाँ पे जाता है विसरण की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी अधिक से फिर से कम की ओर जाना। यानी जड़ें जो अवशोषण करती हैं वो कैसे करते हैं, विसरण विधि द्वारा करते हैं। सांद्रता में अंतर अंतर बना के करते हैं, उसके बाद जाइलम में पहुंचाते हैं, जाइलम फिर उसे ऊपर की ओर भेज देते हैं। यानी सांद्रता में अंतर से या इसी को क्या कह सकते हैं, विसरण द्वारा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जड़ें जो होते हैं जल या भोजन पदार्थों का विसरण कैसे, वो अवशोषण कहते हैं कैसे करते हैं, लोग कहते हैं जाइलम द्वारा करते हैं। जाइलम द्वारा अवशोषण नहीं करते हैं, जाइलम अवशोषण की जो विधि है वो है विसरण द्वारा। जाइलम तो क्या करता है, जड़ों ने जो अवशोषित कर दिया तो उसके पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करता है। अवशोषण जो करता है वो विसरण विधि द्वारा होता है। तो ये यहाँ पे समझने वाला पॉइंट था। मूल दाब इसका दूसरा फैक्टर हो गया जल के परिवहन का। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो है आपका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन है क्या, यानी कि वाष्प के रूप में जल की हानि। इसका जो मीनिंग निकलता है, वाष्प के रूप में जल की हानि। होता क्या है, दिन के समय में क्या होता है, प्लांट की जो स्टोमेटा होते हैं इसमें छोटे छोटे से जो रंध्र होते हैं ये क्या होते हैं, खुले होते हैं। और इन खुले होने के कारण जो प्लांट होता है जितना भी पानी का अवशोषण करता है इससे क्या होता है, वो बाहर चला जाता है। तो जैसे ये खुले होते हैं तो वायुमंडल क्या करता है, ऊपर की ओर उस पर क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। यानी प्लांट में ऊपर की ओर एक प्रेशर लगता है जिसे हम कहते हैं चूषण दाब। यानी वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पौधे में एक चूषण दाब उत्पन्न होता है। जैसे आप स्ट्रोल से पानी को ऊपर की ओर चूसते हैं तो इसी तरह से प्लांट में क्या होता है, एक चूषण दाब उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या होता है, पानी ऊपर की ओर ट्रैवल करना शुरू करता है, वो पत्तियों तक या दूसरे भागों तक पहुंचकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो जल के परिवहन में 3 मेन फैक्टर हैं जो आपका, एक तो उसमें तंत्र हो गया जाइलम, दूसरा होता है आपका मूल दाब, तीसरा जो होता है वाष्पोत्सर्जन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जाइलम का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ जाइलम द्वारा, उसमें ऑप्शन होगा जाइलम की वाहिकाओं द्वारा या जाइलम द्वारा, मूल दाब, वाष्पोत्सर्जन द्वारा या उपयुक्त सभी में से। तो हम सोचते हैं किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है और हम जाइलम मार किया जाता है, लेकिन उपयुक्त सभी जो होते हैं उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक पॉइंट और होता है यहाँ पे समझने के लिए, जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये दिन में ज़्यादा प्रभावी होता है, दिन में ज़्यादा प्रभावी होता है। कैसे, दिन में क्या होते हैं, जो प्लांट के होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, वो खुले होते हैं। उनके खुले होने से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प की हानि होती है, प्रकाश होता है, गर्मी होती है वायुमंडल में, तो वाष्पोत्सर्जन उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन रात के समय इनके स्टोमेटा बंद हो जाता है, तापमान भी कम हो जाता है, जिससे उतना ज्यादा, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, वाष्प की हानि नहीं होती, जल की हानि नहीं होती उस समय। तो जो रात्रि में मूल दाब ज्यादा प्रभावी होता है। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि दिन में कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावी होता है, रात में कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावी होता है जल के परिवहन में। तो दिन में जो है वाष्पोत्सर्जन आपका ज्यादा प्रभावी होता है, रात में क्या होता है आपका मूल दाब ज्यादा प्रभावी होता है। तो इस तरह से क्या होता है, प्लांट में जल का परिवहन होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट परिवहन है वो होता है आपका भोजन का परिवहन। वो मैं आपके फ्लोएम में ही समझा चुकी हूँ, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे भी। दूसरा है भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है ना, फ्लोएम द्वारा होता है।
भोजन बनता कहाँ है, पत्तियों में बनता है। पत्तियों से फिर कहाँ इसका ट्रांसफर किया जाता है, पत्तियों से अन्य भागों में किया जाता है, पत्तियों से अन्य भागों में किया जाता है, अन्य भागों में किया जाता है। उन भागों में क्या होता है, भोज्य पदार्थ का स्टोरेज होता है। फिर बसंत ऋतु में आने से पत्तियों से अन्य भागों से क्या होता है, पत्तियों या कलियों की ओर, पत्तियों या कलियों की ओर दोबारा से अन्य भागों से पत्तियों या कलियों की ओर दोबारा से परिवहन होने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। क्या मेथड है, चैलम का, जल का परिवहन होता है। जल के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, आप वो जान चुके हैं। तो इस तरह से आप पादप में परिवहन जान चुके हैं। अब इसमें एक ही चैप्टर बच जाता है, वो होता है आपका उत्सर्जन, पादप और मानव दोनों में। उसके बाद आपका जय प्रकरण जो यूनिट है आपके उत्तराखंड वन ध्रुव की, वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।